अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन क्या कारण है कि माहौल नहीं बन पा रहा है। हम आज इस मसले पर बहुत गंभीर परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस वक्त बहनों भाइयों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर जनता नाराज है और उस नाराजगी का सामना सत्तारूढ़ दल के विधायकों और मंत्रियों को करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो उस पार्टी के लिए बड़ी चिंताजनक हैं और सरकार के लिए भी। या तो विधायकों का विरोध हो रहा है, या जनता खुलेआम मुखालफत कर रही है, और या मंत्री को पैदल टूटी सड़क पर, कीचड़ भरी सड़क पर पैदल चलने को मजबूर कर रही है। विधायकों पर हमले भी हो रहे हैं, उनके ऊपर काली स्याही भी फेंकी जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा का कई जगह विरोध भी हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस जनता की मुखर नाराजगी का कारण क्या है। किन मुद्दों को लेकर जनता नाराज है? क्या वाकई में जनता विकास चाहती है, या किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी है, या कानून व्यवस्था की वजह से नाराजगी है, या भ्रष्टाचार लोगों के काम ना हो पाने की वजह से लोगों में नाराजगी है, या फिर वादा खिलाफी से जनता नाराज है। हमें इसकी तह तक जाना होगा और ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्रियों के साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन पश्चिम में जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि बीजेपी के नेता या बीजेपी के मंत्री खुलेआम उस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें इस वक्त चुनाव में करना चाहिए। अब हम लोग सितंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं और दिसंबर से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे। जनवरी फरवरी में वोटिंग है और मार्च के पहले हफ्ते तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में किसी का चुनाव उठ नहीं पा रहा है? मोमेंटम नहीं बन पा रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव का। सत्तारूढ़ दल डिफेंसिव खेल रहा है, विपक्ष भी अपने पत्ते खोल नहीं रहा है। मैंने बहुत इलेक्शन कवर किए हैं बहनों भाइयों, 5 असेंबली इलेक्शन देख चुका हूं, लेकिन इतना सन्नाटा पहली बार देख रहा हूं, इतनी खामोशी पहली बार देख रहा हूं, मतदाताओं के भीतर की कुलबुलाहट पहली बार देख रहा हूं। इसके मायने क्या हैं? हमें यह तलाशना चाहिए कि जनता के मन में क्या चल रहा है और राजनीतिक दलों में सन्नाटे का कारण क्या है। विपक्ष की खामोशी का राज क्या है और सत्तारूढ़ दल के डिफेंसिव होने का कारण क्या है, और छोटे दलों के कूदने और फुदकने का कारण क्या है। ये कौन से वो दल हैं जो अपने दम पर खड़े तो नहीं हो सकते लेकिन आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। आपके साथ जुड़ जाएं तो आपको फायदा भी दे सकते हैं। दोनों बातें हैं, या तो आपको जिता सकते हैं वरना ये आपको हरा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी इनमें है, लेकिन खुद ये नहीं खड़े हो सकते। मतलब इनकी वैल्यू एडेड सर्विस है ये, जिनकी खुद कोई अपनी आइडेंटिटी भले ही ताकतवर ना हो, लेकिन अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा दे जाते हैं, आपसे अलग होते हैं तो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि कोई नरेटिव चल नहीं पा रहा है। हिंदू मुसलमान भी नहीं चल रहा है, शमशान कब्रिस्तान भी नहीं चल रहा है, मंदिर मस्जिद भी नहीं चल रहा है। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी बहुत बदल चुकी है। अपनों को खोने का गम, लोगों को जाने का गम, कोरोना के बाद की जिंदगी, लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं। उस गम से अभी जनता उबर नहीं पाई है। विशेष तौर पर जो शहरों में काम कर रहे निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, सैलरीड क्लास, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, गांव के गरीब मजदूर किसान जो दूसरे राज्यों में जाकर अपना काम धंधा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उन सब की जिंदगी बदल चुकी है बहनों भाइयों। लोग हैरान और परेशान हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री को जनता कीचड़ भरी सड़कों पर जबरदस्ती चलने को मजबूर करे। यह बलदेव औलख है और तस्वीर रामपुर की है। सड़क नहीं बनी, जनता नाराज है। जनता ने कहा गाड़ी से नहीं जा सकते आप, पैदल चलिए हमारे साथ, जो हम 24 घंटे भुगतते हैं। कमोबेश स्थितियां जनता में नाराजगी है। नाराजगी वादा खिलाफी को लेकर है, नाराजगी कानून व्यवस्था को लेकर है, नाराजगी और भी कारणों से है। किसान आंदोलन भी उसमें प्रमुख है। महंगाई, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। वरना कोई कारण नहीं है कि उमेश मलिक जैसे कद्दावर विधायक के साथ ऐसी बदसलूकी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर हो
कि उनकी पूरी गाड़ी को काली स्याही से नहला दिया जाए। बीजेपी के विधायक और मंत्री जाने से कतराते हैं। किसान आंदोलन और किसानों की समस्या बीजेपी के गले में फंस चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल इसको बहुत आक्रामक तरीके से इनकैश भी कर रहा है और अब 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत बहुत चीज़ें तय करेगी। तो मिशन 2022 में किसकी क्या तैयारी है, कौन कहां पर खड़ा है और कौन क्या चाहता है। और फिर मैं मूल सवाल घूमकर उसी पर आता हूं कि इस बार बहनों भाइयों ये चुनाव खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं 5 चुनाव देख चुका हूं विधानसभा के, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा इस बार, और वो किसी के लिए भी लागू है। ये तो कोई तो कारण है। या तो नेताओं को आहट हो गई कि जनता इस बार कुछ नाराज बैठी है, या जनता इस बार कुछ अपना सिग्नल नहीं दे रही है, और या वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। हमें इसकी कारणों की आज समीक्षा करनी चाहिए और आज डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का ठोस कारण क्या है। कुछ बयान सुनिए। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गांव-गांव जनसंपर्क करने जाते हैं, तय निकालते हैं, तो उनको गांव में घुसने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखना नहीं चाहती है। 2022 के चुनाव में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि उसकी गूंज भारतीय जनता पार्टी को वर्षों याद रहेगी। पिछले 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। गन्ना किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सब पर इस सरकार ने अत्याचार किया है। अब यात्रा निकालें, तमाम तरीके के प्रचारकों को बूथ लेवल तक नियुक्त करने की बात करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, जो मैं वायरल वीडियो की खबर देख रहा हूँ, उसमें मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना मैं गाड़ी के अंदर था ना बाहर था, घेर के अंदर बैठा था, सत्यापन कर रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, किसान जिंदाबाद, महेंद्र टिकैत अमर रहे। तो महेंद्र सिंह टिकैत का तो हम भी सम्मान करते हैं, हमारी बाबा थे। तो लेकिन मुझे किसी ने काले झंडे नहीं दिखाए, ना मेरा विरोध करा, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा, ना मैंने उन्हें कुछ कहा। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि इसको गौर से सुने और मैं भी समझने की कोशिश करूंगा गेस्ट्स के जरिए कि आखिर कारण क्या है कि चुनाव का माहौल नहीं बन पा रहा है और जनता के मन में क्या चल रहा है। अरुण वशिष्ठ मेरे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं, मेरठ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अब्दुल हफीज गांधी समाजवादी पार्टी से हैं, धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से और अनुपम मिश्रा राष्ट्रीय लोकदल से, और वीरेंद्र सिंह हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरुण वशिष्ठ जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। पिछले दिनों कुछ घटनाएं मुझे देखने को मिली, ख़ास तौर पर मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर में, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और मंत्रियों का जनता विरोध कर रही है, या उनको गांव में घुसने नहीं दे रही है, या सड़कों पर, कीचड़ भरी सड़कों पर उनको पैदल चलने के लिए मजबूर कर रही है। तो इसके पीछे के कारण क्या आप मानते हैं? जनता आपसे क्यों नाराज है? ब्रजेश जी नमस्कार। आपने अभी जो भूमिका में कहा है और उसमें मुख्य बात कही कि चुनाव 6-7 महीने बाद है और अभी कोई प्रदेश में चुनाव का वातावरण बन नहीं रहा और ये सभी दलों पर आपने लागू किया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर सत्तारूढ़ दल का यानी मौजूदा सरकार के प्रति अगर जनता का भारी असंतोष हो तो राजनीतिक दलों के लिए अवसर रहता है कि वो उसमें अपने आने वाले चुनाव के लिए अपनी भूमिका तैयार करें, वातावरण तैयार करें। ये इस मौजूदा सरकार की सफलता है कि विपक्षी दलों को कोई ठोस मुद्दा मिल नहीं पा रहा है, जनता संतुष्ट है। आपने जिन 1-2 घटनाओं का जिक्र किया, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुजफ्फरनगर की जो घटना है वो राजनीति से प्रेरित है। मूल जो पूरा जो किसान आंदोलन है, टिकैत साहब का वो जिला भी है और वो गांव जहां वो रहते हैं वहाँ की ये घटना है। उसमें कुछ लोगों ने यदि विधायक की गाड़ी पर कीचड़ फेंकी या उनके साथ दुर्व्यवहार किया है तो वो वहाँ का एक स्थानीय मामला है। मैं सिर्फ एक घटना का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी 5 घटनाएं आपको बताता हूँ। बलदेव औलख के साथ हुआ, विक्रम सिंह के साथ हुआ,
और इसके जी, अलावा जी, पूरन जी, प्रकाश मथुरा में जी, नहीं, उनके साथ बलदेव ऐसा औलख- हुआ, जी। जितेंद्र सतवई हैं उनके साथ जितेंद्र भारतीय जनता पार्टी जी। की सतवई के हैं उनके साथ ऐसा हुआ। तमाम लंबी फहरिस्त है मेरे पास जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आप जी, जी, क्या मानते हैं, नहीं, कारण क्या है इसके पीछे? इतने बड़े नहीं, मैं बलदेव औलख जी के साथ जो रामपुर में हुआ वो तो मैं कहूँगा कि एक लोकतंत्र की, ये प्रजातंत्र की परिपक्वता है और ये शालीनता है मंत्री की कि अगर जनता चाहती है कि आप कार से उतरकर और हमारे इस स्थल को देखें और हमारी समस्या को नज़दीक से जी। देखें, तो मंत्री अगर उतर के जाते हैं और कीचड़ में एक आध जगह उनका पाँव सनता है तो वो भी आम व्यक्ति पर हैं, आप उमेश ये कोई मलिक के बड़ी साथ बात जो नहीं कुछ भी है। हुआ मुजफ्फरनगर और में जहाँ उसको एक दो कैसे घटनाएं देखते हैं? आपने और उमेश मलिक, पूरन प्रकाश, नहीं, उसमें जो हुआ मैं कहता हूं कि वो किसान आंदोलन की राजनीति उसका पीछे है और उस सब में आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान थे वहाँ, प्रदेश के मंत्री डॉक्टर कपिल अग्रवाल थे, विधायक थे। इन सब ने शालीनता और संयम का परिचय दिया है, भाईचारे का परिचय दिया है। यही वजह है कि आज उस क्षेत्र में उनकी आलोचना हुई है कि जिस प्रकार से उन्होंने किया है, लेकिन उस के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन हुआ हो अरुण जी, आप बड़े और ये सीनियर किया लीडर हैं, गया हम हो, सब ऐसा आपका नहीं बड़ा है। रिस्पेक्ट मैं भी करते समझता हैं, हूँ। लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरह से सिसौली को जी, तालिबान धन्यवाद, कहा, क्या आप सहमत हैं, आप भी उससे सहमत हैं कि सिसौली तालिबान हो गया है? आज सिसौल में बहुत नज़दीक से जानता हूँ सिसौली को भी, और मैं मेरठ से हूँ और मुजफ्फरनगर का मैं पार्टी कोर से प्रभारी भी रहा हूँ। 2017 का चुनाव मैं विधानसभा का मेरी देखरेख में वहाँ हुआ है, तो मैं वहाँ समझता हूँ कि वहाँ की थोड़ी सी एक अलग सी मानसिकता है और वो एक संस्कृति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कि जिस प्रकार से कहते हैं, और उन्होंने जो किया है ऐसा नहीं है कि बहुत एक खराब और अप्रत्याशित व्यवहार रहा है। कुछ लोग नौजवान रहते हैं, उनको उसमें खराब पर एक लगा होगा या सीनियर उनको लगा कैबिनेट होगा मिनिस्टर कि सत्तारूढ़ दल का उमेश मलिक या भाजपा अगर के लोग सिसौली आए। को तालिबान कहे तो ये थोड़ा चिंता आपको करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई भी वो राकेश टिकैत जी भी कई बार ऐसे बयान देते हैं और वो भी अब तालिबान उन्होंने भी कहा है कि केंद्र सरकार तालिबानी ढंग से कर रही है और हमारे पास अत्याचार, वो हरियाणा की सरकार के बारे में भी ऐसा कहते हैं। और ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में होता है, जिनको विरोध क्या करना आप ये उनका अधिकार भी भूपेंद्र है चौधरी से और वो कहेंगे उसमें मर्यादाओं कि का वो कितना सिसौली पालन के करते लोगों हैं। से और माफी मांगे? नहीं, अगर कोई मुझे नहीं लगता, वो तालिबान कहने का अर्थ शायद यही होगा कि उन्होंने सरकार से अलोकतांत्रिक व्यवहार किया है और उनके जिले के उनके अपने लोग हैं, उन्होंने वो जो बार बार कहते हैं हमने उनको वोट देकर जिताया है और भाजपा की जीत में अगर वहाँ के किसान नेताओं का बड़ा हाथ है, तो उनको भी समझना चाहिए कि किसी आंदोलन में व्यक्तिगत रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और जहाँ तक एक आपसी शिष्टाचार है उसको हमें निभाना चाहिए। ओके, अनुपम मिश्रा, आप मुझे बताइए कि सिसौली को तालिबान कहा गया है, वो भी एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। राष्ट्रीय लोकदल की क्या धारणा है इस बारे में? देखिए, इन्होंने जो सिसौली में जिस तरीके के बयानबाजी इनके नेता कर रहे हैं, उसका जवाब वहाँ की जनता इनको खूब दे रही है। और ये इतने वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने जिस तरीके से अभी बताई ये बात कि वहाँ पर एक कल्चर और संस्कृति है, ये भी इनकी सोच को दर्शा रहा है कि ये कैसी भावना वहाँ के लोगों के प्रति रखते हैं। आने वाले समय में किसान और वहाँ के लोग इनके हर उन शब्दों का उसी तरीके से जवाब देंगे। इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। आज आपके नेताओं का हाल ये क्यों है? हाथ पकड़ पकड़ के आप गाड़ियों से नीचे उतारे जा रहे हैं, आपको गड्ढे दिखाए जा रहे हैं जिनके लिए सूबे में सरकार में आने से पहले आपने कहा था कि इनको बस आने वाले 1 महीने के अंदर सारे गड्ढे भर दिए जाएंगे। मान्यवर, ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ स्टूडियो से, यहाँ 500 मीटर की दूरी पर अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊं इसी हजरतगंज के पास में कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। पूरा प्रदेश बेहाल है। लेकिन अनुपम जी ये कह रहे हैं कि ये तो 2-3 ही केवल घटनाएं हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये विरोध है। ये गलतफहमी के शिकार हैं। अरुण जी कह रहे थे ये गलतफहमी के शिकार हैं। इनके विधायक अब किसी क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, वरना इनको रथ यात्राएं करने की क्या आवश्यकता थी? अगर आपके पास कार्य की इतनी लंबी फहरिस्त होती तो आपको ये जगह जगह रथ नहीं निकालने पड़ते। आपका विधायक कोई क्षेत्र में दौरा नहीं कर पा रहा है।
राजधानी के आसपास आप दौरा नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में आपका सांसद नहीं जा सकता है। आपने तो सांसद ग्राम योजना भी चलाई थी, उसका भी हश्र देख लीजिए। एक गांव आप नहीं बता सकते हैं जिसकी आपने कायाकल्प की हो। इस ये तरीके विरोध का कारण आप क्या मानते हैं कि ये विरोध हो क्यों रहा है? क्योंकि इनके पास विकास के जिन्होंने वादे किए थे वो सब खाली निकले। किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है। पहले जो काम आसानी से इंसान का होता था, आज वो आम आदमी काम नहीं करा पा रहा है। आप शिक्षा का स्तर देखें, स्वास्थ्य का, कोरोना के समय में भी किस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने लोगों की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है, इसको कोई भूला नहीं है। आज भी लोगों के घरों में जिनके घर से लोग गए हैं वो कितना कुछ लोग परेशान ये कह है। रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक दल के और समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर उकसा रहे हैं बीजेपी के मंत्री और विधायकों का विरोध करने के लिए। क्या आप लोग की कोई भूमिका है इसमें? अब ये अगर इनकी ऐसी सोच है तो उसका कोई हमारे पास जवाब नहीं है। किस क्षेत्र में कौन जनता इतनी जागरूक है, जनता उकसावे में आकर के काम करेगी, और वो भी इस तरीके। मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। गांधी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या कारण है कि बीजेपी वालों का बड़ा विरोध विशेष तौर पर पश्चिम में हो रहा है कि उनका निकलना दूभर है? कहीं आप लोग तो कोई साजिश नहीं कर रहे इनके खिलाफ? और वो कह रहे थे नहीं हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं के मंत्री आतंकवादी कहा किसानों को। मीनाक्षी लेखी जी जो मंत्री हैं और प्रवक्ता भी रही हैं, उन्होंने मवाली कहा, और क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को। तो ये आप शब्द बोलते हैं, ये 9 महीने से उनकी कोई मांग नहीं सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 3 साल तक गन्ने का कोई मूल्य नहीं बढ़ाते हैं और फिर जब डिमांड उठती है तो नाम मात्र के लिए बढ़ा देते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि 2017 के जून तक हम सारे गड्ढे भर देंगे, लेकिन 5 साल में ये काम नहीं कर पाए। ये वो लोग हैं जो बार बार एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते हैं, लेकिन 4.5 साल में एक भी एक्सप्रेसवे बनाकर नहीं दे पाए। ये वो लोग हैं जो महंगाई कम करने की बात करते हैं, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज अपराध चरम सीमा पर है, कोविड का मिसमैनेजमेंट हमने देखा। ये वो लोग हैं जो लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पाए, और ये वो लोग हैं जो ऑक्सीजन से हुई मौतों को छिपाते आए हैं। तो ये जनता का आक्रोश है जो इनके खिलाफ निकल रहा है। ये कितना भी कह लें कि ये छुटपुट घटनाएं हैं या 1-2 घटनाएं हैं, ये लोग जहां जाएंगे जनता इनके साथ जो है इसी तरह का व्यवहार करने वाली है। क्योंकि जनता जो है, आप ये देखिए कि पूरा का पूरा गुस्से से भरी बैठी। आपने कहा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, विकास करेंगे, लेकिन इनका कोई विकास दिखता नहीं। तो मैं समझता हूं कि जो किसानों के साथ ये अपशब्द बोल रहे हैं, जो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये विरोध राजनीतिक है गांधी जी, या फिर ये विरोध वाकई में किसान और जनता कर रहे हैं, या आप लोग भी इस मोमेंटम के पीछे हैं? देखिए, ब्रजेश जी, हमारा काम है जनता के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। जो जनता के इश्यूज हैं, अवेयरनेस के नाम पर आप भड़का तो नहीं रहे लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं भड़का रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। यदि जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रही है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अब दिन लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सपना देखना छोड़ दे उत्तर प्रदेश का, और भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य पिछले 4.5 साल में किए हैं किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, तो हर वर्ग, व्यापारी वर्ग, तो ये धर्मवीर चौधरी जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि चरण सिंह साहब को लेकर कुछ अभद्र टिप्पणियां की गई, कुछ आपत्तिजनक बयान दिए गए, जाट समाज में उसका बड़ा रिएक्शन भी हुआ। उसके बाद भूपेंद्र चौधरी का बयान आया जिसमें उस सिसौली को, जो आप लोग के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है, उसको तालिबान बताया गया। अब आजकल मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि बीजेपी के विधायक और मंत्रियों का घेराव हो रहा है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? कहीं आप लोग भी तो इसके पीछे नहीं हैं? ब्रजेश जी, 2014 में जो सरकार बनी थी उसने 9 राज्यों में मिले जाटों के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण कटवाया। प्रधानमंत्री जी ने अपने निवास पर बुलाकर के ये कहा कि मैं जाटों को आरक्षण दूंगा। 17 के चुनाव में माननीय अमित शाह जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाटों को इकट्ठा करके ये कहा कि हम आपको आरक्षण देंगे। इस देश में अगर 70 सालों में पहली बार कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है जाट समाज का, तो ये मोदी जी की सरकार में है। और आज प्रदेश में जो गन्ना किसानों की हालत है, और किसान लगभग 1 साल से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं,
इनके प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि हमने जाटों की चौधराहट खत्म कर दी। भूपेंद्र चौधरी जी ने कहा कि ये जो है चौधरी साहब के लिए अपशब्द कहे। जो किसान भूखे प्यासे अन्नदाता, इस देश का भगवान बॉर्डर पे पड़ा हुआ है, 500 से ज्यादा किसानों की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। तो ये सरकार जो है, ये सरकार किसानों से और खासकर हमारी कम्युनिटी से, अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर था तो रात को टॉर्च और बल्लम लाठियां लेकर के किसान जो सांड फसलों की बर्बादी करते घूम रहे हैं, उनसे रक्षा करने के लिए रात को खेतों पर पहरा दे रहे थे। ये एक कारण नहीं है कि उमेश मलिक के ऊपर ये स्याही फेंकी गई। ये एक कारण नहीं है कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने डॉक्टर का बहाना लेकर के क्षेत्र में जाने से मना कर दिया। ये बलदेव सिंह औलख जो हैं, ये पर आप तो उस दिन डिबेट में कह रहे थे कि चौधरी साहब का और जाटों का अपमान नहीं सहा जाएगा। क्या कुछ नहीं हुआ? और आप तो कुछ नहीं कर पाए उस दिन, तो केवल आपने बस डिबेट में एक बयान ही दिया। नहीं, क्या कर लिया आपने? ये बिरजय जी, ये जो जनता इनको घुसने नहीं दे रही है क्षेत्र के अंदर, खासकर मैं बलदेव सिंह औलख भी जाट समाज से हैं और संजीव बालियान भी, उमेश मलिक भी, और जहां पूरन प्रकाश के ऊपर जो कार्रवाई की है वो भी क्षेत्र जो है, आप भी तो जाट समाज के नेता हैं, आपने क्या कर लिया? आप भी तो जाट समाज से हैं। आपको जाटों की अस्मिता को लेकर आपने कुछ नहीं किया। आपने जाटों की अस्मिता को लेकर कुछ नहीं किया। बिरजय जी, जनता इस देश की जनार्दन है, भगवान है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। ये जो आज इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये इनके जो दुष्कर्म हैं उसका परिणाम ये जनता देगी। बाबा साहब ने जो वोट की ताकत संविधान में दी है, जनता तैयार बैठी है। जनता इनसे बदला लेने के लिए जो नोटबंदी में इन्होंने लाइन में लगाया जनता को, जो आज व्यापारी जीएसटी से मरा पड़ा है, आज किसान जो है जाट समाज का हर बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है या फिर महत्वपूर्ण लीडर है। जाट उनके साथ जाएंगे कि आपके कहने पर? नहीं, कौन महत्वपूर्ण लीडर है? क्यों संजीव बालियान भूल गए? महत्वपूर्ण लीडर है संजीव बालियान भूल गए? बलदेव औलख है उनके पास। संजीव बालियान तो क्षेत्र में मोदी नगर में घुस नहीं पाए। चौधरी लक्ष्मी नारायण जैसे बड़ा जाट नेता उनके पास है, आपके पास कौन है? लक्ष्मी नारायण की पत्नी को इन्होंने जिला पंचायत का टिकट तक नहीं दिया, उनका टिकट कटा पड़ा है। वो तो अभी पाला बदल के भागने वाले हैं। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है। जनता इनके लिए तैयार बैठी है। ये ना किसानों का हक दे पाए, ना व्यापारियों का हक दे पाए। गन्ना किसानों का इन्होंने 10 रुपए भी बढ़ाए हैं तो मुझे बता दीजिए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जाटों के जितने बड़े लीडर हैं आज भी बीजेपी में हैं। आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जाटों के बड़े नेता बीजेपी में हैं? ये नेता नहीं है, ये लेता है। नेता तो मान्यवर काशीराम थे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। नेता तो सुभाष चंद्र बोस थे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेता नहीं मानते? ये नेता नहीं है। वो कैबिनेट, वो भारत सरकार में नहीं, मैं संजीव बालियान तो झोला छाप नेता हैं। ये तो एक लहर में जीत गए। अगली बार ये अगर विधायक का भी चुनाव लड़ेंगे तो मुजफ्फरनगर से इनकी जनता जमानत जब्त करा देगी। आज 5 तारीख को किसान यूनियन की जो रैली होने वाली है उसको आप देखिएगा। किसानों का आक्रोश, तो वो तो किसानों की रैली है ना, उसका आपसे क्या मतलब है? उसका क्रेडिट आप क्यों ले रहे हो? नहीं, किसान हम किसान नहीं हैं। जो अन्नदाता आज इस देश का कृषि कर रहा है, जो इस पूरे देश के खाद्यान्न से देश का पेट भरता है, उधर प्रधानमंत्री जी जो है जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की दास्तान सुना रहे थे और करनाल में इनकी पुलिस जो है किसानों का, अन्नदाता का खून बहा रही थी सड़कों पर। ये मुजफ्फरनगर का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, इस देश का किसान सब देख रहा है। और यही कारण है को मैं आमंत्रित करता हूं जो ये किसानों के क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे हैं। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे कारण जानना चाहता हूं। भाई, जनता विरोध करे, समझ में आती है बात, लेकिन इस प्रकार का विरोध कि किसी के ऊपर कालिक फेंकी जाए, किसी को घसीट कर कीचड़ पे चलाया जाए, किसी के साथ गाली गलौज जनप्रतिनिधि के साथ की जाए, क्या ये उचित बात है? भाई, विरोध का भी एक लोकतांत्रिक तरीका होना चाहिए।
ब्रजेश भाई, विरोध तो पूरा लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। ये आशीर्वाद मांगने गए थे, जनता के पास जो चीज इन्होंने दी है वही तो आशीर्वाद के रूप में वापस दे रही है जनता इन्हें। सिसौली मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर है। मैं सहारनपुर और शामली के बॉर्डर के गांव का रहने वाला हूं, भारी भापसी के। ठीक 25-30 किलोमीटर सिसौली है। पहली चीज तो मेरी आपत्ति है कि ये किसानों के आंदोलन को सब लोग मिलकर के जाटों की बात कर ले रहे हैं। सिसौली कोई जाटों की कर्म भूमि नहीं, सिसौली किसानों की कर्म भूमि है, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की कर्म भूमि है। तो वहां पर किसान आंदोलन है, कोई जाट आंदोलन नहीं। ये बड़ी गलतफहमी है इन लोगों को, चाहे वो कोई भी कह रहा हो। एक कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। आज की डेट में संजीव बालियान हो, बलदेव सिंह औलख हो, उमेश मलिक हो, किसी की भी बात कर लो आप, सब किसानों के विरोध का सामना कर रहे हैं। 601 से ज्यादा किसान जो है क्या नाम शहीद हो चुके हैं। आप बताओ, करनाल में जिस बुरी तरीके से लाठी मारी, वहां पर वो जो क्या नाम हमारा किसान नेता था, वो कल हार्ट अटैक से मर गया। आपके सामने देखो जिस तरीके की एट्रोसिटीज ये लोग किसानों के ऊपर कर रहे हैं, तो उसके बाद आप चाहते हो कि इनकी आरती उतारी जाए? आरती नहीं उतर पाएगी इनकी, चाहे कोई भी हो। किसानों के साथ थे, हैं और हम रहेंगे। काला तेल फेंकना, किसी के साथ गाली गलौज करना, किसी को कीचड़ भरी सड़क पे मंत्री को खींचना, क्या ये ठीक बात है? किसी सड़क को मंत्री को सड़क पर खींचना ये अच्छी बात है, लेकिन काली स्याही फेंकना, काला तेल फेंकना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पुराना शगल है। इनके अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं पर फिकवाते हैं ताकि ये लोग बच सकें, और एक हमारे लड़के जो हैं किसान आंदोलन के और गांव के लड़के हैं, उनके खिलाफ फर्जी एफआईआर हो सके। चाहे वो उमेश मलिक हो और चाहे संजीव बालियान हो, और चाहे संजीव बालियान के सारी वो हो। पिछली बार किसान आंदोलन में भी इन्होंने यही बदतमीजी की थी और इस बार भी बदतमीजी कर रहे हैं। अपने लोगों से मारपीट करा रहे हैं, अपने लोगों से हिंसा करा रहे हैं। मुझे दो बात का दुख है, एक तो चौधरी चरण सिंह साहब के लिए अपमानजनक टिप्पणी, और दूसरा सिसौली की तुलना तालिबान से करना, यह मुझे भी व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं लगा। वही मैं उसी बात पे आ रहा था। अब पता नहीं धर्मवीर चौधरी की बात क्यों नहीं बुरी लगी, पर मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुरी लगी है। नहीं, सुरेंद्र जी, मैं वही बात बता रहा। अभी मैं आपको बताऊं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो इन्होंने अपमान किया है ब्रजेश भाई, हम इनको जवाब देंगे और कई गुना जवाब देंगे। 2014 में सिसौली तालिबान नहीं था जब संजीव बालियान को जिताया था, सुरेश राणा को जिताया था। वहां से हमने जब बाकी सारे भाजपाइयों को जिताया था, तब वहां पर भाजपा जीती थी, तब वो तालिबान नहीं था। तब चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे। आज चौधरी चरण सिंह और सिसौली और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत तालिबानी हो गए। पर देखिए, भारतीय किसान यूनियन आपके विरोध में लोग खड़े हैं, अपना हक मांग रहे हैं। ये दिख रहा है कि भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ भी तो अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है बीकेयू। क्या उसको करना चाहिए कि इतने बड़े मंत्री उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द लिखे जा रहे हैं? नहीं, तो उस बड़े मंत्री को बाबा टिकैत के खिलाफ और सिसौली को तालिबान कहना चाहिए, उसको जवाब नहीं मिलेगा। अभी तो और करारा जवाब मिलेगा। आप सुन लो, सहारनपुर के लोग, मेरठ के लोग, मुजफ्फरनगर के लोग, कैराना के लोग, शामली के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, लेकिन यहां कोई अपनी जड़ नहीं जमा पाया कोई गंदा आदमी। और जिस आदमी ने भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करी, वो भी कोई जड़ नहीं जमा पाया। और मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, गंदा आदमी वाले शब्द पर मुझे आपत्ति है। आप ये गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। गंदा है वो। नहीं, गंदा इस्तेमाल नहीं कर सकते। नो, सुन लीजिए, आप गलत शब्द फिर से कह रहा हूं, किसी मिनिस्टर के लिए आप गंदा शब्द नहीं, गंदा आदमी नहीं कहते। सुन लीजिए सर, मुझे ऑब्जेक्शन है। मैं कह रहा हूं, जो आदमी सिसौली को तालिबान कहेगा वो गंदा ही नहीं है, नीच भी है। जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जो सिसौली को तालिबान बोलेगा, जो हमारे बाबा टिकैत को गलत बोलेगा, धर्मवीर चौधरी को लिया जाए, धर्मवीर चौधरी की आवाज ली जाए, वो नीच है। बताइए भाई, धर्मवीर चौधरी जी, क्या ओपिनियन है आपकी? 30 साल से कांग्रेस क्यों बाहर है? इन्होंने पूरे देश को, प्रदेश को गंदा कर दिया, तो कांग्रेस को झाड़ू लगा के प्रदेश की जनता ने बाहर कर दिया। ये गंदगी इनके दिमाग में घुसी हुई है, सुरेंद्र राजपूत के और कांग्रेस के।
ये इसीलिए तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। देखो धर्मवीर चौधरी, तुम जैसा गलत आदमी कोई नहीं। तुम बाबा टिकैत के खिलाफ कुछ नहीं कहने वालों को कुछ नहीं बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बाबा टिकैत, सच बात है, चौधरी चरण सिंह के खिलाफ कहने वाले को कुछ नहीं बोल रहे हो। किसानों के खिलाफ बोलने वाले को उनका सम्मान करते हैं। बीएसपी जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, मायावती जी के पास बीएसपी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। मैं चाहता हूं कि संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें। भाजपा ज्वाइन कर लिए, गाली गलौज नहीं, संसदीय शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बीजेपी के लोगों और ये धर्मवीर चौधरी एजेंट है भाजपा का, जो है धर्मवीर चौधरी एजेंट है, मायावती एजेंट है भाजपा की। नहीं सुरेंद्र जी ऐसी भाषा ना बोले। उत्तर प्रदेश में आप ये सुरेंद्र जी ऐसी भाषा ना बोले। आंदोलन में कांग्रेस की बात करेंगे, सम्मानजनक बात है। शर्म नहीं आती? सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल। सम्मानजनक, मायावती एजेंट है, भाजपा की एजेंट है, दिमाग का पूरी तरीके से सुश्री मायावती जी एजेंट है भाजपा के। पैरामीटर को जरा चेक कराइए और डिबेट में इनको तब बैठवाइएगा जब ये दिमाग का धर्मवीर चौधरी अपना दिमाग का पैरामीटर ठीक कर ले भाई। और जो किसानों के लिए दलाली कर रहा है कांग्रेस उसके खिलाफ नहीं ये दलाली ये सब नहीं, ये गलत बात है। नो नॉट अलाउड। और पूरी बसपा दलाली कर रही है भाजपा। कैसी भाषा बोल रहे हैं आप भाई सुरेंद्र जी? ये क्या किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? सम्मानजनक जी, जरा अपने दिमाग का इलाज करा लीजिए। हम दलाली को लाइजनिंग कह रहे थे, खत्म कर दिया। लाइजनिंग कह दलालों ने कांग्रेस को खत्म कर ये दिया। लाइजनिंग कर रही है। और इसीलिए आप अच्छा उत्तर शब्द है ना, प्रदेश में आज ये लाइजनर है, बिलबिलाते घूम रहे हैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की लाइजनर है बीएसपी और सुश्री मायावती जी, देश को बर्बाद किया है मायावती जी। कांग्रेस ने किसानों को बर्बाद किया। सुरेंद्र जी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश को संसदीय शब्द बोले सर, मैंने तो सम्मानजनक किया। सम्मानजनक बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की लाइजनिंग के रूप में काम कर रही हैं। अघोषित प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी। बसपा पार्टी पूरी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है कांग्रेस को। और सुन लीजिए और सम्मानजनक से कहलवाना हो बता दीजिए। समाज पार्टी और जिस आदमी ने सिसोली को तालिबान कहा, भूपेंद्र चौधरी जैसे आदमी की हिम्मत नहीं हो रही कि उनके खिलाफ कुछ कह सके। कौन सी ऐसी नीतियां थी जो हमारे गिरेबान को छोड़ दो। थैंक यू बाबू महसूर बुलाया जाए। थैंक यू। सत्ता भाजपा की है। शुक्रिया धन्यवाद। कृपया। भाई मैंने सुना कि आज एक और मुकदमा आपके संजय सिंह के खिलाफ दर्ज हो गया है और इस बार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आगरा में मुकदमा हो गया। तो आपने ऐसा क्या कर डाला कि जब उत्तर प्रदेश आपकी पार्टी के नेता आते हैं कोई न कोई FIR और मुकदमा हो जा रहा है? क्या कारण है? धर्मवीर जी थैंक यू। धर्मवीर जी शुक्रिया, शांत हो जाएं। वैभव जी गो अहेड। ब्रिजेश जी, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगी सरकार का, आप लोगों का, सबका कि आपने मुकदमा कायम करवाने में आपने मदद करी। आपने हमारी यात्रा को दिखाया, आपने उनको उन तक बात को पहुंचाया। उन्होंने इतनी अपार भीड़ देखी, वो बौखलाए और मुकदमा करा। लेकिन सरकार की स्पीड बहुत कम है मुकदमा करने की। कम से कम इतनी देर में जितना परेशान हमने इनको कर दिया है, 1600 मुकदमे तो होने चाहिए थे। 16 मुकदमे अभी तक हुए हैं संजय सिंह जी के ऊपर। मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बनाने की उनको तैयारी है। देश का सबसे चर्चित सांसद जो हर एक आदमी के लिए, हर गरीब के लिए, हर तबके के लिए लड़ता है, अकेली संसद की एक जो बहादुर आवाज है वो लड़ता है, उसको इस सरकार के एक थानेदार को शर्म नहीं आती कि वो उनके खिलाफ वो मुकदमा करने के लिए, और वो छोटी छोटी बातें, कोई भी शिकायत, कोई भी बहाना मिल जाए मुकदमा करने के लिए। कोविड चल रहा है, क्यों इतनी बड़ी यात्रा निकालोगे? कोविड चल रहा है तो ये बहुत जानना जरूरी है कि कोविड इस समय जो है ना, इस कोविड ने लोगों को कम मारा, इस सरकार ने ज्यादा मारा, कोविड के मिसमैनेजमेंट ने ज्यादा मारा। हमने इसी चैनल पर देखा है लाशों का अंबार जिस तरह से लगा और दिखाया गया, वो देखा कि सरकार की जिम्मेदारी से जिन लोगों को कोविड हुआ उसमें से 80% 90% लोग सरकार की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट और असंवेदनशीलता की वजह से मौत के घाट। अभी जो ये भाजपा नेताओं के खिलाफ जो ये चल रहा है ना, ये पब्लिक का आक्रोश है। ये इसलिए आक्रोश है कि इन्हीं लोगों के घर में जब व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था तो इन्होंने अपने भाजपा विधायक को फोन किया होगा, इन्होंने अपने भाजपा के नेता को फोन किया होगा और MP को फोन किया होगा, और बदले में क्या मिला? गालियां ही मिली होंगी, मुकदमे मिले होंगे और फोन काट दिए गए होंगे, और अंत में अपने परिवार की इन्होंने दुखद मौत या अस्पतालों में इधर उधर भटकना देखा होगा। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, और कुछ ही महीने बाद अचानक ये एक यात्रा लेके पहुंच जाए उनके बीच में आशीर्वाद मांगने, तो आशीर्वाद तो मिलेगा, तो आशीर्वाद मिल भी रहा है। अब इस पर आपत्ति क्यों है? आपके पास ऑक्सीजन मांगने पर आपने थानेदार का इस्तेमाल किया था, इस प्रदेश ने वो देखा। ऑक्सीजन मांगने पर दरोगा का इस्तेमाल किया गया। पैरासीटामोल आप भेज नहीं पा रहे हैं, लेकिन नंबर वन के पूरे प्रदेश में आपने बोर्ड लगा दिए, ये सब इस प्रदेश ने देखा। अब ये नंबर 1 के बोर्ड लगाने वाली पार्टी को इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि ये गांव में जाकर अपनी बात रख पाए कि नंबर 1 किस चीज में है।
अब मुकदमा हो गया, मुझे लगता है मनीष सिसोदिया तो अब आएंगे नहीं यूपी। ये मुकदमों की वजह से हमको तो बड़ा यूपी अट्रैक्टिव लगने लगा है कि यहाँ आओ तो तुरंत रिस्पांस तो मिलता है कम से कम। और प्रदेशों में जा रहे हैं तो इतना वेलकम नहीं हो रहा है, और प्रदेशों में जाते हैं तो वहां पर की सरकारें इतना ध्यान नहीं दे रही हैं, लेकिन यहां आते ही बाबा हमारे बारे में पार्लियामेंट उसमें असेंबली में बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं। अब आप सोचिए कि एक ऑक्सीजन का हमने ऑटो चलाया था यहाँ, तिरंगा यात्रा के जरिए आप कोरोना भी तो फैला सकते थे। तिरंगा यात्रा के जरिए जो है ना, इस देश में राष्ट्रवाद की सही परिभाषा को बताया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि इस तिरंगे के नीचे जो लोग चल रहे हैं उनका एक संवैधानिक अधिकार है, उनको बिजली, पानी, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा का अधिकार है, जो कि ये सरकार आपसे छीन रही है। तिरंगे के पीछे छिपी हुई है कि तिरंगा को राष्ट्रवाद का इन्होंने एक फर्जी पैमाना बना के रख दिया है। देशभक्ति का क्या असली मायने होता है, ये इन तिरंगा यात्राओं के जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीरेन जी, स्वागत आपका। ये क्या चल रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? विशेष तौर पर मैं देख रहा हूँ, चाहे उमेश मलिक हो, चाहे जितेंद्र हो, चाहे वो बलदेव औलख हो, या और भी नेता हों, पूरन प्रकाश वगैरह हों, चौधरी लक्ष्मी नारायण हों, इनके साथ जनता में इतनी क्यों झड़प हो रही है? जनता और इनमें इतना नाराजगी आपस में क्यों है? देखिए, वैसे सियासी आदमी की इज्जत बेइज्जती का कोई बहुत मतलब होता नहीं है, क्योंकि ये इसके बहुत आदी होते हैं। लेकिन चूंकि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, तो ये आप कह सकते हैं कि सत्ताधारी दल के जो मंत्री और विधायक हैं उनके खिलाफ आक्रोश कुछ दिख रहा है। ये बात सत्ताधारी दल के लिए इसलिए क्योंकि विपक्ष के किसी नेता पे कोई काला तेल तो फेंक नहीं रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन उसमें सबसे बहुत बड़ी कड़ी है जो सरकार का विरोध कर रही है, और ये कहा जाए जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है वो यही सब होते हैं। इसी को लोगों को देखना और समझना चाहिए कि सत्ता के खिलाफ कुछ लोग नाराज होते हैं, वही एंटी इनकम्बेंसी है ये। अब सड़क नहीं बनी तो मंत्री को पैदल उतार के कीचड़ में चलवा दिया, काला तेल फेंक दिया। तमाम मंत्री के सामने कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे लादे गए, CST हमको न्याय नहीं मिल पा रहा है। अपनी सरकार, जिस सरकार को, जिस पार्टी को लोग ये कहते हैं कि वो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, अगर उसके कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं तो उसमें अफसर और मंत्री और विधायक इनकी जिम्मेदारी है कि वो उस असंतोष को दूर करें। अच्छा, किसान आंदोलन को जिस तरह से बदनाम हुआ, कहा गया कि भाई ये तमाम पंजाब के तमाम नाम दिए गए और आतंकी कहे गए और क्या क्या नहीं, वो नाराज़गी तो है। बीजेपी इसको भांप नहीं पा रही है, लेकिन वो नुकसान में ज़्यादा जाएगी। वो आज भले न स्वीकार करे, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो शायद उनको एहसास होगा। गन्ना मूल्य बहुत दे दिया ये कहते हैं, लेकिन गन्ना मूल्य कह रहे हैं कि भुगतान करा दिया, लेकिन गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। बात करो बढ़ाने की तो कहेंगे पहले भुगतान देखो, भुगतान पे बात करो। तो ये कुल मिलाकर जितनी यात्राएं, जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, किसान यात्रा चल रही है, तमाम यात्राओं में आशीर्वाद तो कम मिल रहा है लेकिन अपमान ज़्यादा हो रहा है। ये ज़रूर है कि इतनी खट्टा अनुभव के बाद कोई यात्रा पर चर्चा नहीं करना चाह रहा है। अच्छा, मैं एक बात डिबेट के प्रारंभ में मैंने ये बात कही और आपसे भी मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत लोगों के संपर्क में रहते हैं, गांव और शहर दोनों में। क्या कारण है कि चुनाव इस बार खड़ा नहीं हो पा रहा, मोमेंटम नहीं बन पा रहा, जबकि 4 महीने के बाद चुनाव है यूपी में? देखिए, चुनाव तो 100 दिन के लगभग बचा है और खड़ा भी होगा। ये ज़रूर है कि इसकी शुरुआत सत्ताधारी दल करता है, वो अपने नेताओं को भेज रहा है। ऐसा है ब्रजेश जी कि जब चुनाव से पहले सरकार तमाम तरह के सर्वे कराती है, नेताओं को भेजती है, जनता गुस्सा ठंडा कराती है। जैसे तवा पे पहले पानी मार के देखा जाता है कितना गर्म हुआ कि नहीं हुआ, उस तरह से कुछ सिस्टम चलता है राजनीति में। तो कुछ नेता पहले जनता की किसी का गुस्सा झेलेंगे, फिर उनके कुछ विधायक मंत्री झेलेंगे। ये क्रम अब शुरू हुआ है, और इसको आप काला तेल जो है, ये जो फेंका गया है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये तो एक आपको संकेत है कि भाई सियासत को लेकर किस तरह से लोग नाराज हैं। आप उसको समझिए ना समझिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जितना आदमी ये हजारों किताब से नहीं सीखता, उतनी एक यात्रा से सीखता है। तो जब यात्रा में इतना अनुभव मिल रहा है तो काहे नहीं सीखते हो? सीखो। अगर देर कर दोगे सीखने में तो भारी पड़ जाएगा, हार जाओगे चुनाव। इसमें कौन बड़ी बात है? नहीं, पर किसी मंत्री को इस तरह कीचड़ भरी सड़क पे चलाया जाना ये गलत है। अरे भाई, मंत्री
5 साल के लिए तो है, अगर वो विधायक नहीं बनेगा तो कीचड़ क्या वो नाली साफ करने को तैयार हो जाएगा? वो तो सड़क पे चल। भाई सत्ता में आना है, जब आप विधायक बनेंगे तब तो सरकार बनेगी। तो एक एक विधायक बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो सरकारें यात्राएं निकाल रही हैं, अगर वो उपलब्धियों की यात्रा निकालें, अगर भाई वो सरकार उपलब्धियों की निकाले, विपक्ष नाकामियों की निकाले और जनता उसकी तुलना करे और पता लगाए कि सरकार कहाँ पास है और कहाँ फेल है, तब तो मज़ा आता है। क्योंकि जो काम हुआ है वो तो अपने आप बोलेगा, चिल्लाएगा, वो तो नंगी आंखों से दिखता है काम ना। तो काम अगर नहीं दिखेगा तो समस्या आएगी। देखिए, मंत्री आज कीचड़ में चल रहे हैं, 5 महीना संघर्ष भी कर लेंगे, वो 5 साल मौज भी तो वही करेंगे। अब यही लोगों को तय करना है कि गांव में जाना है कि नहीं जाना है, और जाना है तो जो दशा दुर्दशा होगी उसको झेलना है। किसानों की नाराजगी है, लेकिन समस्या इस बात की है। पर आप ही तो कह रहे थे कि इज्जत बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई गलत बात कह के भी उस पर अड़े हैं, तो इसका मतलब है कि साहब पैसे में काफ़ी बड़े हैं। तो जिनके पास व्यवस्था रहती है वो तमाम चीज़ों पर कहाँ परवाह करते हैं, वो जानते हैं ये सब आए जाएगा। भाई सियासत में कहा जाए कि राजनीतिक आदमी गिरगिटान की तरह होता है, वो पल पल रंग बदलता है जी। लोग कहते हैं राजनेताओं के लिए, अब जो भी सच्चाई हो, लेकिन जीवन में या सियासत में हर 5 साल पे इनको परीक्षा देनी है। इस परीक्षा में ये पास होंगे कि फेल होंगे, ये तो 5 साल बाद पता लगता है और चुनाव इसका परिणाम बताता है। आज आपने यात्राओं पर बात की है, अगर ये एक इलाके की यात्रा का रहस्य नहीं जान पा रहे हैं तो फिर ये नादान है और फिर धोखा खाएंगे, गड्ढे में गिरेंगे, तमाम सारी बातें हैं जी। एक साहित्यकार ने लिखा, जब चुनाव आता है तो नेता किस तरह से अपना गुस्सा भी पी जाते हैं। अभी एक नेताजी बैठ के जमीन पे बच्चों के साथ गुट्टक खेलने लगे, ऑटो रिक्शा चलाने लगे, चाय भी, हाँ चाय की दुकान पे चाय छानने लगे। तो तमाम सारे रंग रूप आप देखिए इनके। और भाई चाय का आनंद भी खूब है। बीजेपी में तो चाय पर चर्चा होती है, बीजेपी तो चाय वालों की पार्टी कही जाती है। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर पिछले 3-4 राज्यों के जो परिणाम हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें बीजेपी के लिए वो खतरे की घंटी हैं। अब यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व अगर कोई चमत्कार करेगा तो बीजेपी अपेक्षित परिणाम पा सकती है, अन्यथा बीजेपी के लिए यहाँ बहुत कठिन मुकाबला है। ये जिस हिकमत अमली से आए थे और जिस लोगों को जोड़ जोड़ कर, वही लोग इनसे एक एक कर अलग हो गए हैं जी। अब ये कैसे पार लगाएंगे ये खुद जाने। बहरहाल चुनाव में तमाम तरह के रंग देखने को मिलते हैं, नेता आते हैं, जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 साल का मामला है, फिर 5 साल आप फिर ठगे रह जाओगे। और फिर से चुनाव का मौसम है, फिर से मतदान की बारी है और नागों को गिरगिट के रंग में फिर से घर आने की तैयारी है। और भूखे नंगे तन के मुख की अब चीखें फिर से प्यारी हैं, और जरा देखभाल के चलना जी, हर ओर सियासत जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरुण वशिष्ठ जी की तरफ चलता हूँ। अरुण जी, देखिए, एक बात तो निकल कर इस डिबेट से सामने आ रही है और जो पब्लिक फीडबैक है वो भी निकल कर सामने, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो है जो गड़बड़ है, जो आपकी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद या मंत्री नहीं समझ पा रहे हैं। जनता का एक धड़ा है जो आपसे नाराज़ है। मैं समझना चाहता हूं कि इस नाराज़गी को आप कैसे दूर कीजिएगा। ब्रजेश जी, चुनाव 6 महीने बाद है। जो विपक्षी दल हैं उनको चुनाव की तैयारी में लगना है, उनके पास मुद्दे नहीं हैं और उनके पास केवल एक ही मुद्दा है कि अगर सच बोलेंगे तो भाजपा के पक्ष में है, आधा सच बोलने की वो हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए केवल और केवल पूरा झूठ कैसे बोला जाए, बहस को कैसे स्तरहीन बनाया जाए, उसको कैसे उसकी सारी मर्यादाओं की सीमा लांघ दी जाए, मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, ये किया जा रहा है। नहीं, मैंने आपत्ति जाहिर की जब जो बैठे सुरेंद्र राजपूत जी ने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, मैंने आपत्ति की। वो बड़े
जी, वो बड़े नहीं आपने की, वो बड़े एक हिंदुस्तान पर जिसने 40 साल राज किया, ऐसी कांग्रेस बड़ी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। अक्सर मैं उनको टीवी पर देखता हूँ, लेकिन उनकी हर बार किसी न किसी से बहस होती रहती है और वो भाषा और व्यवहार सब भूल जाते हैं। चलिए, ये उनका तरीका है, लेकिन वो बसपा को बीएसपी को बी टीम बताएं या सी टीम बताएं, पर वो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति की जेड टीम है। उनका जो नंबर है सबसे बाद में आता है। 30-32 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, खिसियाट उनकी स्वाभाविक है। नहीं, पर मुझे और बताइए उनको कि उन्होंने चुनाव तो में भी बीएसपी कुछ को मिलने भला वाला बुरा नहीं कहा, है, लेकिन इसलिए- आपको बुरा क्यों लग गया? जी जी, नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे तो देखिए, मैं राजनीति शुचिता की करता हूँ, मर्यादाओं की, संयमता की और शालीनता की करता हूँ। हमने विपक्ष में बहुत समय रहे, Correct. हमने बहुत आंदोलन किए हैं और बहुत विरोध किया उस समय की जो भी सरकारें थीं। लेकिन अगर हमारे मुद्दे जनता के साथ जुड़े न होते, हमारे उसमें वास्तविकता न होती, उसमें शालीनता न होती, उसमें लोकतंत्र का पुट नहीं होता, तो जनता ने हमें इतने ये भारी सुरेंद्र बहुमत से राजपूत नहीं जी जिताया काफी होता। देर से बेचैन आज हैं 325 है। आपको जवाब देने के लिए। मैं चाहता हूं कि वो अपनी बेचैनी खत्म कर लें। जी, सुरेंद्र जी, वो- गो अहेड। नहीं, वो बोले नहीं, मुझे 2-3 मिनट बोल लेने जी। दें, और उसके बाद वो वही कहेंगे, मैं सुनता रहूंगा। मुझे सुनने में कोई आपत्ति नहीं। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। 325 सदस्य हैं, 100 सदस्य भी नहीं विपक्ष, जी 100 सदस्य भी विपक्ष के पास नहीं है। उनको ये तैयारी करनी चाहिए कि क्या करें। आज भाजपा शासन के पिछले 4.5 साल के माननीय योगी जी के शासन काल में देश में सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं है, कानून और व्यवस्था बहुत बेहतर है, माफिया राज, गुंडा राज समाप्त है। जो लोग ये कह रहे हैं कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है, मैं व्यापारी आज पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है। अरुण जी, इस कोई राउंड में चोट थोड़ा वसूली वक्त नहीं का अभाव है, मुझे किसी आपको गुंडे रोकना की पड़ रहा हिम्मत नहीं है। है जी, मैं कि सुरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं, काफी देर से बेचैन है। सुरेंद्र जी, जी, अपनी जी। बात कहिए, प्लीज गो अहेड। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सर्टिफिकेट की न कांग्रेस को आवश्यकता है, न सुरेंद्र राजपूत को आवश्यकता है, और न ही मैंने किसी भी प्रतिक्रार के खराब शब्द का भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता के को इस्तेमाल किया। हां, भारतीय जनता पार्टी की जो कवर फायर कर रहे थे बसपा वाले, जैसा कहेंगे वैसा सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक का अपमान किया है, एक एक किसान का अपमान किया है, किसान के बेटे का अपमान किया है, किसान की माओं का अपमान किया है, बहनों का अपमान किया है। और तालिबान जो सिसोली को कहा है और जाटलैंड की जो बात कही, किसान आप गाली गलौज नहीं कर सकते सुरेंद्र जी। सारे के सारा जवाब आपने गाली गलौज के शब्दों का इस्तेमाल पहली किया है। चीज। दूसरी, बिल्कुल मैंने दलाल लाइजनिंग होता है, कोई गाली नहीं है। नहीं, एक इसके और अलावा कोई शब्द हो नहीं, दो और शब्द भारतीय बोले जनता जिनका जिक्र पार्टी मैं नहीं के कर लोग- सकता। अब हाँ, बिल्कुल, अगर कोई नीचता करेगा तो उसको नीच कहा जाएगा, स्पष्ट बात। मुझे आपत्ति है आपके हमें शब्द पर। आपत्ति नहीं है, मुझे घोर जिसको आपत्ति जो है करना आपके हो शब्द करे। पर। घोर आपत्ति आपको होगी, अगर बिल्कुल होगी, लेकिन अगर कोई शख्स इस तरीके की हरकत करेगा, मेरी मां बहनों के साथ उल्टी सीधी बात करेगा, मेरे किसानों के खिलाफ बात करेगा, मेरे ओके, भाइयों इस के राउंड में साथ थोड़ा बात वक्त का करेगा, अभाव मेरी है। धरती के मैं खिलाफ आपका बात शुक्रिया करेगा, करना चाहता हूं। उसके ओके, लिए अनुपम, जवाब मिलेगा। ऑल राइट, अनुपम। एक चीज खाली मैं आपसे बता दूं, 10 सेकंड दे दीजिए जी, ओके सिर्फ 10 10 सेकंड ओनली, प्लीज कंक्लूड करें, बाकियों का भी मैं वक्त है। सिर्फ जी। आप हाँ, सिर्फ 10 सेकंड। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता ने जो बात कही, असली मुद्दों पर लड़ाई होगी। 70 लाख हम लोग मांगेंगे, आपने कहां नौकरी दी है, कहां बेरोजगारों मैं को आऊंगा उस रोजगार मुद्दे मिला, पे। महिलाओं आप तो की मसला अस्मत दूसरा आपके है। शासन में। अनुपम जी, मैं हाथरस से आपसे समझना लेकर के- चाहता हूं, हाँ, अभी अरुण वशिष्ठ और- जी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि विपक्ष के पास तो मुद्दे ही नहीं है, बता रहे हो तो। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि व्यापारी सुरक्षित है। मैं पूछना चाहता हूं, शहर की राजधानी में अगर आप अखबार पर सुबह दृष्टि डालें तो ऐसा कोई पेज नहीं होता जिसमें दिन दहाड़े लूट की घटनाएं ना आती हों। आप कह रहे हैं कि लोग सुरक्षित हैं, बहू बेटियां तक सुरक्षित नहीं है। आसपास के आप हर जगह पर देखिए, अपराध अपनी चरम पर, आप पता नहीं किसे सुरक्षित कह रहे हैं। आपके थाने में लोग सुरक्षित नहीं है, आपकी पुलिस सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं हैं, मुद्दों की तो भरमार पड़ी हुई है। यही कारण है कि आपके लोग जा नहीं पा रहे हैं जनता के बीच में। आपके पास उपलब्धि के नाम पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आपने जितने नहीं, पर आपने देखा ना कि सुरेंद्र राजपूत ने किस प्रकार
धर्मवीर जी को अपमानित करने की कोशिश की, ये तरीका गलत है ना? नहीं, सबका अपना बात करने का अपना एक संसदीय तरीका होता है, वो उनका आचरण है, वो उनका व्यवहार है, वो उनका संस्कार है। मैं ऐसी बात मैं अपने लिए जिम्मेदार हो सकता हूं, मैं किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता हूं। किसानों का मुद्दा ही आपके लिए मुख्य होगा इस बार? किसानों, नौजवानों का, बेरोजगारी का, स्वास्थ्य का, भ्रष्टाचार का, ओके, ये अब्दुल सारे हफीज मुद्दे गांधी साहब, मेरा सीधा प्रश्न है आपसे, और अरुण वशिष्ठ जी का ने भी यही सवाल उठाया था विशेष तौर पर, चूंकि आप लार्जेस्ट अपोजिशन है इसलिए सवाल आपसे बनेगा। कह रहे हैं विपक्ष के पास मुद्दों का अभाव है, क्या वाकई में आपके पास मुद्दे नहीं है? गांधी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब्दुल हफीज गांधी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, मुझे लगता है उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा, मैं वापस कोशिश करूंगा उन तक पहुंचने के लिए। धर्मवीर जी, अभी आपने सुना बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मुद्दों का अभाव है आप लोगों के पास, इसलिए आप चुनाव मैदान में सीधी लड़ाई से भी परहेज कर रहे हैं। नहीं, ब्रजेश जी, मुद्दों का अभाव नहीं है। आज प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासन को याद किया जा रहा है, और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान आदरणीय बहन जी को याद कर रहे हैं कि किस तरीके से दो बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया गया। और आज प्रदेश में जो भय का वातावरण है, आदरणीय बहन जी ने एंटी स्क्वाड एटीएस का गठन करके जो भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की, समता मूलक समाज की स्थापना की, कानून का राज स्थापित किया उत्तर प्रदेश में, उन सबको आज प्रदेश की जनता याद कर रही है। और आज प्रदेश में जो जनता करा रही है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो और चाहे वो जो है बहन बेटियों के ऊपर बलात्कार हो, जितने भी अत्याचार हो रहे हैं, ये प्रदेश की जनता, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, 5 सितंबर को जो किसानों की महापंचायत मुजफ्फरनगर में है, उखाड़ फेंकेगी। बीएसपी उसका सपोर्ट करती है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो, बिल्कुल आ रही है, आप बोलें। आवाज कट गई। नहीं, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलें। हेलो, आपकी आवाज पहुंच रही है मुझ तक। जी, लग रहा है किसी तकनीकी बाधा का कारण आवाज नहीं आ रही। मैं कोशिश करता हूं इन दोनों लोगों से जुड़ने की। वैभव जी, आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई में मुद्दों की कमी है या मुद्दे बहुत अधिक हैं? ब्रजेश जी, मुद्दों की कमी तो वैसे ही है जैसे ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन हज़ारों लोग, लाखों लोग मर गए। तो ये तो डिनायल है एक तरीके से, आप नकार दो हर चीज़ को कि कोई कमी नहीं है मुद्दों की कमी है आप कह रहे हो। लेकिन आप देखिए, पूरी तरह से प्रदेश की जनता डिप्रेशन के अंदर चली गई है। किसान का काम है कि उसको फसल की कीमत मिल जाए, नहीं मिलती, वो सड़क पर है। युवाओं का काम है कि उनको रोजगार मिल जाए, वो सड़क पर है, लाठी डंडे खा रहे हैं। लोग, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा मिलती नहीं। आप महिला थाने में पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों को व्यापार चाहिए, एक तो व्यापार का पूरा माहौल खत्म हो गया है, व्यापार नहीं है, ऊपर से व्यापारियों के ऊपर इतनी और तमाम तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि वो सुरक्षित नहीं है। इंद्रकांत त्रिपाठी जी की एसएसपी खुद हत्या करवा देता है। तो इस तरह से मतलब कितना ज्यादा डिप्रेशन है। उसके बाद भी अगर सत्ता वाली पार्टी ये कह दे कि हम तो एक तो नंबर 1 है और दूसरा इस प्रदेश में मुद्दे नहीं है, तो सबसे पहले इस पार्टी को यहां से पावर से हटाकर विपक्ष तक से हटा देना चाहिए। ये पार्टी सत्ता में रहती है तब तो विपक्ष है ही है, और विपक्ष में रहती है तब भी विपक्ष है। आप कैसे हटा पाएंगे? आप इनको, आपकी पार्टी के पास क्या है? उत्तर जनता हटा सकती है। आपके पास 16 मुकदमों के अलावा क्या है? हर वो व्यक्ति जिसके घर में स्मार्ट मीटर लगा के बिजली की बिल वसूली की जा रही है वो हटाएगा। हर वो व्यक्ति जिससे रोजगार छीन लिया है वो हटाएगा। हर वो व्यापारी जिसका व्यापार छीन लिया है वो हटाएगा। तो ये लोग हटाएंगे, पार्टियां थोड़ी हटा पाएंगी। तो ये जनता पार्टी है। ऑलराइट, अब्दुल हफीज गांधी साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। अच्छा, अभी बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप लोगों के पास मुद्दों का अभाव है। ब्रजेश जी, ये स्टेट ऑफ डिनाइल में रहते हैं। जैसा भी वैभव जी ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, कोविड से कितने लोग मरे इनके पास कोई डाटा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज जो है समस्याओं का भरमार है। आप भी देखिए, इन्होंने जो अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि किसानों का बकाया जो है गन्ने का हम 14 दिन के अंदर उसका भुगतान कर देंगे। आज 4.5 साल हो गए हैं। इसी तरह से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात इन्होंने कही थी। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट देने की बात कही थी। कोई ऐसी भर्ती है बता दें जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। अभी जो है 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मसला चल रहा है, जहां पर इन्होंने आरक्षण की जो व्यवस्था है उसी को खत्म कर दिया कहीं ना कहीं। और जो लोग हैं SC ST OBC पिछड़े वर्ग, उनके साथ कहीं ना कहीं तो क्या ये जितने मुद्दे आप मुझे यहाँ पे बता रहे हैं ये आपके चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हमने शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया था। हमने जो है और भी इस तरह के जो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में जो घोटाले हुए हैं, आप ये समझ सकते हैं ब्रजेश जी की कॉपियां तक बदल दी गई, कॉपियां तक जला दी गई। क्या आपने उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से कभी देखा है? तो जनता ये सारा का सारा चीजें देख रही है। हम ये सारे एक और सवाल है आपसे, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है।
आपका राष्ट्रीय लोक दल के साथ जो अलायंस है उसमें सीट शेयरिंग वगैरह के फार्मूले पर आप लोगों में सहमति बन गई? देखिए, ये अभी इलेक्शन में चूंकि अभी वक्त है, इन पर हमारी चर्चा अभी चल भी रही है और आगे भी चलेगी। जैसे ही हमारी सहमति बनती है हम आपको बताएंगे। आपका शुक्रिया। धर्मवीर चौधरी जी मुझे वापस ज्वाइन कर चुके हैं। धर्मवीर जी, क्या कारण है कि कांग्रेस इस प्रकार के आक्रामक और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल आपके लिए कर रही है? कोई विशेष कारण आप मानते हैं? नहीं, कांग्रेस की मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे दुख है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल इस डिबेट में नहीं होना चाहिए था। बोरिया बिस्तर जो है कांग्रेस का प्रदेश की देश की जनता ने गोल कर दिया। और ये जो आप प्रवक्ता बैठाते हैं, क्वालिफाइड प्रवक्ता बैठाया करिए। मुझे लगता है कि ये प्रवक्ता नहीं है, फर्जी प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत। नहीं, असली वाले हैं। आइडेंटिटी कार्ड चेक करिए आप जरा। चलिए, और मेरे उत्तर प्रदेश में प्रवक्तागिरी सत्ता को के लिए छोड़ो, लड़ाई नहीं है। आप सिर्फ इनको इतना प्रदेश बता में दो कोई जगह कि नहीं मिलेगी। किसान के लिए इनकी आप गलत क्या कर रहे नीतियों से ही ये हो? भारतीय बीजेपी जनता सत्ता में आई पार्टी है। की कब तक और आप लाइसेंस बोलने तो होगी? दीजिए सुरेंद्र जी उनको। कब तक अपनी सुरेंद्र जी नीति उनको की बोलने दें जांच आप, प्लीज। बचवाओगे? नहीं, ये बोलने नहीं देंगे। सुरेंद्र जी बोलने दीजिए उनको। हमें फर्जी बात करेंगे फर्जी तो प्रवक्ता ये है फर्जी प्रवक्ता ये स्वयं है। ये फर्जी प्रवक्ता है। फर्जी प्रवक्ता इनकी इनकी भाषा नेता फर्जी, बोली, इनकी पार्टी फर्जी। इनका जो ये बोलने पूरी का की तरीका पूरी है इनकी पार्टी वो फर्जी। एक मवाली गुंडों भाई, जैसा हमारी है। क्या फर्जी? और ये अब जो ऐसे आदमी लोगों अपने ने ही किसानों कांग्रेस के का लिए बेड़ा ना गर्क बोल किया पाए, है। जो आदमी कांग्रेस अपने की क्षेत्र नीतियों के ने लिए देश ना का बोल बेड़ा पाए, गर्क किया। जो आदमी अपने ऐसे माँ लोगों ने बहनों के लिए कांग्रेस ना का बेड़ा बोल गर्क पाए, किया। वो आदमी क्या बोलेगा? आज क्या प्रदेश किस में बात की? ये मुझे जो सर्टिफिकेट है देंगे? एक खाट बिछाने बसपा वाले लायक भी इनके पास जो जमीन नहीं भाजपा के है। प्रवक्ता और ये बने, प्रवक्ता ऊंची ऊंची जो बड़ी बड़ी भाजपा के बातें प्रवक्ता डिबेट हैं, में करते ये हैं। मुझे इनको सर्टिफिकेट इनकी देंगे। हैसियत पता है। ये भाजपा लेकिन को ये फिर कवर भी जो फायर है देने वाले, ऐसे बड़बोले पेट में दर्द होता बातें है, करेंगे। कहते ये भाजपा को जनता है, प्रदेश की पेट में देख रही दर्द हो रहा है। है बीएसपी को। हमारी समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी को कोसने नहीं नहीं, लेकिन सुरेंद्र जी आपने मायावती जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। वो एक बड़ी नेता है, दलित समाज के गौरव का प्रतीक है। आप उनके लिए अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकते। शब्द कहे हैं इनको, ये माफी मांगे सुरेंद्र राजपूत। माफी मांगनी चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। सोनिया गांधी और नरेंद्र मोदी जी नहीं किया, इनकी हैसियत नहीं किया। और अगर मायावती जी के लिए मेरे मुंह से कोई शब्द निकला माफी मांगनी चाहिए, उसके लिए खेद है। ऐसे उसके लिए खेद है। अगर मैंने कोई शब्द, पहली तो मैंने किया नहीं है, और दूसरी बात ये नहीं, आपने मायावती जी के लिए इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। दोबारा डिबेट में कृपया ना बैठाया करें। नहीं, और ऐसे लोगों अगर को कोई डिबेट में लाइसेंसिंग बैठाया करेगा, है, भारतीय तो इनको जनता बताइए कि पार्टी डिबेट की कैसे बी की टीम जाती है। आएगा, तो उसको डिबेट बी में कौन टीम से को शब्दों तो का बी इस्तेमाल टीम किया कहा जाता है। जी नहीं, मायावती जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पे मुझे मैं आपत्ति करता हूं भाई। ये नहीं सुरेंद्र जी को बोलना चाहिए। क्यों? अरे भाई, मायावती जी अगर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेंगी, अरे आप सोनिया गांधी को देखिए ना, कांग्रेस को। थैंक यू। नहीं, आप लोग इस प्रकार ना करें। मुझे नहीं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है आप लोग जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डिबेट रोकना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहनों भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अब बस चंद महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो हो सकता है कि नेताओं की भाषा कुछ गड़बड़ निकले या बिगड़ी हुई मिले, लेकिन आपको ठीक तरीके से उसे समझना है। शुक्रिया, धन्यवाद।